हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षक साथियों से अपडेट्स की। बात करेंगे अधिशेष शिक्षकों के समायोजन को लेकर अपडेट्स की, और शिक्षा विभाग के द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और समायोजन जो होगा, स्टाफिंग पैटर्न जिसे हम कह सकते हैं, उसकी कार्रवाई और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के दिशा निर्देश और नियमों की भी बात करेंगे। पहले बात करेंगे इसकी खबर की। तो अधिशेष शिक्षकों को प्रारंभिक में समायोजित करने की भी मांग है, और इसके लिए जो है दिशा निर्देश सरकार द्वारा तय की गई है। अब शिक्षक संघों ने महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में अधिशेष हिंदी माध्यम के L1 L2 के शिक्षक व अन्य उच्च माध्यमिक क्रमोन्नत विद्यालय में पदस्थापित प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों पदस्थापन से संबंधित समस्या का भी समाधान करने की मांग की है। और सरकार के द्वारा सत्र 2022-23 के अंत में व 23-24 के आरंभ राज्य सरकार ने विद्यालयों को काफ़ी बड़ी संख्या हिंदी माध्यम से अंग्रेजी माध्यम में रूपांतरित किया गया। कई उच्च प्राथमिक माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक में क्रमोन्नत किया गया। महात्मा गांधी विद्यालय में कई स्थानों पर हिंदी माध्यम के शिक्षक कार्यरत है, तो क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक कार्यरत है, जो वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अधिशेष हो गए हैं। अन्य विद्यालयों से वेतन आहरित किया जा रहा है उनका। इन अधिशेष अध्यापकों को रिक्त पदों पर 3B काउंसलिंग व समायोजन के जरिए पदस्थापित किया जाना है। तो एक प्रकार से समायोजन की कार्रवाई होगी, 3B की प्रक्रिया रहेगी। तो जैसा कि है कि हिंदी माध्यम के जो शिक्षक कार्यरत है, तो क्रमोन्नत विद्यालयों में प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षक कार्यरत है, तो उन्हें वर्तमान वेतन के अनुसार सरप्लस किया जाएगा, अधिशेष किया जाएगा। और जिनका वेतन अन्य से बन रहा है, तो इनके लिए 3B की काउंसलिंग जो है प्रक्रिया वो होगी, समायोजन होगा। इसलिए लगभग 2 साल बाद अब इनके समायोजन के निर्देश हुए हैं। शिक्षक भर्ती 2022 के नवनियुक्त शिक्षक भी है, जिनको अस्थायी रूप से माध्यमिक शिक्षा में पदस्थापित किया गया है। इन्हें भी अधिशेष काउंसलिंग के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में पदस्थापित किया जाए और इन्हें माध्यमिक शिक्षा में यहाँ स्थायी पोस्टिंग दी जाए, ये मांग है। बात करें तो शंभू सिंह मेड़तिया जो संघर्ष समिति है, उनका कहना है कि महात्मा गांधी व सीनियर में क्रमोन्नत विद्यालयों के अधिशेष स्टाफ के समायोजन के लिए संगठन द्वारा 2 चरणों में प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाया गया। इसके फलस्वरूप राजस्थान सरकार व शिक्षा विभाग के अनेक समायोजन के दिशा निर्देश जारी किए गए। राजस्थान सरकार द्वारा इनके समायोजन में इतनी देरी लगाने के लिए भी सरकार की निंदा करते हुए तथा वर्तमान निर्देशानुसार से संबंधित अधिकार से समयबद्ध निष्पक्ष रूप से समायोजन कार्य संपादित करने की अपेक्षा की है। तो ये तो बात होगी न्यूज़ की। इसके साथ एक और आपको न्यूज़ दिखा देते हैं समायोजन से रिलेटेड ही, और वो है कि सरप्लस जो होंगे लगभग 37,000 शिक्षकों का पास के स्कूल के रिक्त पदों पर समायोजन किया जाएगा। तो लगभग शिक्षा विभाग ने जो दिशा निर्देश तय किया है कि 18 सितंबर तक तैयार होगी अधिशेष कार्मिकों की सूचियाँ, और 26 तक इनको पोस्टिंग भी मिल जाएगी। राज्य के विभिन्न स्कूलों में सरप्लस चल रहे 37,000 शिक्षकों का समायोजन इस महीने में होगा, और स्कूल क्रमोन्नत होने के कारण या महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम में बदल जाने के कारण जो अनेक शिक्षक अधिशेष हो गए हैं, इन शिक्षकों का रिक्त पदों का समायोजन किया जाएगा। माध्यमिक और प्रारंभिक दोनों शिक्षा निर्देशकों के संयुक्त हस्ताक्षर से ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इन सरप्लस शिक्षकों का समायोजन पास के स्कूल में किया जाएगा। जिन नव क्रमोन्नत सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में अभी तक पद स्वीकृत नहीं हुए हैं, वहाँ भी स्टाफिंग पैटर्न से पद मानकर ही अधिशेष शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। यानी जिन क्रमोन्नत स्कूलों में अभी तक पद भी नहीं है, तो भी स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर पद मानकर अधिशेष शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा। समायोजन के लिए शिक्षा निदेशालय ने जो टाइम फ्रेम घोषित किया, इसमें 18 सितंबर को अधिशेष कार्मिकों की पदभार सूची तैयार होगी। राज्य के स्कूलों में करीब 37,000 अधिशेष शिक्षक बताए जा रहे हैं, और अधिशेष कार्मिकों का समायोजन रिक्त पदों पर ही किया जाएगा। यदि इस स्कूल में पद रिक्त है, तो पहली प्राथमिकता वहीं दी जाएगी। उसके बाद उसी ग्राम पंचायत में खाली कोई अन्य स्कूल है उसमें, उसके बाद ब्लॉक के स्कूल में रिक्त पद पर संबंधित अधिशेष शिक्षक का समायोजन किया जाएगा। टाइम फ्रेम के मुताबिक पदस्थापन आदेश 26 सितंबर तक जारी हो जाएंगे। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सरप्लस मंत्रालय कर्मचारियों का समायोजन संबंधित जिले के स्कूल में ही किया जाएगा। तो कई प्रकार के जो है प्रश्न उठ रहे हैं। अब ये कमेंट भी आए हैं कि क्या 6D भी होगी। तो 6D की जो प्रक्रिया होती है वो बता दें आपको। तो 6D में क्या होता है कि प्रारंभिक शिक्षा के जितने भी शिक्षक साथी हैं उनको माध्यमिक में भेजा जाता है, और प्रारंभिक की सीटें खाली की जाती है। 6D का प्रोसेस ये होता है। लेकिन अभी जो सरकार कर रही है वो समायोजन कर रही है, स्टाफिंग पैटर्न हम कह सकते हैं। तो समायोजन में क्या होगा कि सरकार जो है पदों की गणना के हिसाब से आनुपातिक रूप से, जैसे शिक्षक विद्यार्थी अनुपात के अकॉर्डिंग जो रूल बने हुए, आगे मैं इसी वीडियो में आपको रूल बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग पद मानकर समायोजन करेगी। अब सरप्लस जो शिक्षक होते हैं वो ये मान के चलते हैं, जो भी शिक्षक एक्स्ट्रा शिक्षक हैं जहाँ पर भी उनको पास ही के अन्य विद्यालयों में जो है रिक्त पद पर लगाया जाएगा, चाहे वो उसी की स्कूल PO क्षेत्र की स्कूल हो जहाँ रिक्त पद है, या अन्य जगह उसी ब्लॉक में वो चरणबद्ध तरीके से लगाया जाएगा। तो सरप्लस शिक्षक और छात्र का अनुपात के अकॉर्डिंग जो नामांकन होता है उसके अकॉर्डिंग नामांकन का जो रूल रहता है लगभग ये होता है कि गत वर्ष का जो नामांकन होता है 30 सितंबर उसको आधार मान करके जो है तैयार किया जाता है स्टाफिंग पैटर्न या जो भी कार्रवाई समायोजन की होती है। और कई बार वर्तमान नामांकन को भी ले लिया जाता है, वैसे सितंबर का नामांकन देखा जाता है।
और बात करें मंत्रालय कर्मचारियों के अपडेट्स की, तो मंत्रालय कर्मचारियों के समायोजन के अभी जैसा कि इस ऑर्डर में लिखा भी गया है कि सरप्लस जो मंत्रालय कर्मचारी, क्योंकि ये सब नामांकन के ऊपर डिपेंड करता है कि विद्यालय का नामांकन कितना है। नामांकन के अकॉर्डिंग ही प्राइमरी हो, अपर प्राइमरी हो, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक हो, वहाँ पर टीचर्स लगाए जाते हैं और मंत्रालय कर्मचारी भी लगाए जाते हैं। तो उनका जो समायोजन होगा मंत्रालय कर्मचारियों का, तो वो सरकार के ऊपर है किस प्रकार से करती है, और जैसा स्पष्ट ऑर्डर है कि जिले के स्कूल में ही उनका किया जाएगा। अब इसके बाद हम बात करेंगे कुछ दिशा निर्देशों की जो समायोजन के दौरान फॉलो किए जाते हैं, शिक्षा विभाग के द्वारा तय किए गए हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा ये दिशा निर्देश अधिष्ठित शिक्षकों के समायोजन व कार्मिकों के समायोजन के दिशा निर्देश तय किए गए थे। अब इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम आगे और जो अधिक नियम है, ये हम नियम देख चुके हैं, इसी की चर्चा करेंगे और आगे बात करेंगे अन्य नियमों की जो ध्यान में रखे जाते हैं समायोजन की कार्रवाई करते समय। तो प्रारंभिक है चाहे माध्यमिक है, विद्यालय में स्वीकृत है मानदंडों से स्वीकृत योग्य से अधिक जो पद होते हैं या पदस्थापित कार्मिक वो अधिशेष होते हैं, सरप्लस माने जाते हैं। इसमें कार्यगण तिथि के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक का समायोजन वगैरह किया जाता है। और इसी प्रकार से माध्यमिक विद्यालय के विद्यालय में अधिशेष कार्मिकों का समायोजन उसी की रिक्ति पर किया जाएगा। इस प्रकार से कई आदेश दिए गए हैं। जिन अध्यापकों L1 L2 की 63 के तहत शिक्षा विभाग में लिए जाने की कार्रवाई की जा चुकी है, उन्हें माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में ही लगाया जाए और रिक्त पद ना हो तो प्रारंभिक में लगाया जाए। जिन अध्यापकों L1 के L2 के नियम के अनुसार 63 या 6B जिसे कहते हैं 6D की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है, तो उन्हें पद शेष नहीं होने के अधिशेष मानते पंचायत आदि पर लगाया जाए। ऐसे कुछ नियम हमने पढ़े थे। और उसके साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मिक पर वरिष्ठ प्रबोधक शिक्षाकर्मी कनिष्ठ शिक्षक इत्यादि को प्राथमिक शिक्षा में ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित किया जाए। अब इसके साथ ही कुछ और भी कई नियम हैं जो हम आपको आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं वही नियम। पहले तो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के नियमों तय किए गए हैं। और बात करें तो राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा ही 30/4/2015 का ऑर्डर है, जिसमें शैक्षणिक गैर शैक्षणिक मंत्रालय कर्मचारी के पदों के मानदंड निर्धारण किया गया है। इसमें उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए बात करें या छोटी कक्षाओं के लिए बात करें तो सभी के लिए जो है संकायवार बताए गए हैं मानदंड, किसके अकॉर्डिंग शिक्षक कितने मिलेंगे। 6 से 12 तक है, या जो भी संचालित है 9 से 12 तक है, और जैसे संकाय लिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर पद दिया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट हमारे प्राइमरी लेवल की भी मैं बात करूं तो वो भी बता देते हैं। जैसे कक्षा 11-12 का नामांकन है तो 120 अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थी एक अतिरिक्त विषय व्याख्याता शैक्षणिक कार्यवाही का आकलन किया जाएगा। और 9 से 12 का नामांकन 120 से अधिक होने पर प्रत्येक अतिरिक्त 40 विद्यार्थी एक अतिरिक्त वरिष्ठ अध्यापक शैक्षणिक कार्यवाही का आकलन किया जाएगा। 6 से 8 की बात करें तो नामांकन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें नामांकन के आधार पर ही पद सृजित होते हैं और शिक्षक लगाए जाते हैं। 6 से 8 की बात करें तो 150 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 पर अतिरिक्त विद्यार्थी एक अतिरिक्त अध्यापक L2 शैक्षणिक कार्यभार का आकलन किया जाएगा। 1 से 5 की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टॉपिंग पैटर्न होता है या जो भी समायोजन की कार्रवाई होती है उसमें 1 से 5 का नामांकन देखा जाता है, तो वो है 60 से अधिक होने पर निम्न अनुसार अध्यापक दे होते हैं। यानी 60 तक तो आपके 2 ही टीचर रहते हैं मुख्य रूप से। अब 60 के बाद की बात करें 61 से 200 तक में 2 कंडीशन है। एक तो प्रत्येक 30 नामांकन पर यानी 90 होने पर अध्यापक L1 का एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जाता है, और नामांकन 150 से भी अधिक होने पर एक वरिष्ठ अध्यापक हेड टीचर भी दिया जाता है कार्य के लिए। और इसके साथ 200 से अधिक होने पर नामांकन तो प्रत्येक 40 के नामांकन पर अध्यापक L1 का एक अतिरिक्त अध्यापक दिया जाता है। तो ये कक्षा 1 से 5 के लिए भी शिक्षकों के मानदंड है अध्यापक लेवल का, किस प्रकार से अध्यापकों को चयन किया जाता है और समायोजन के उपरांत उनको दिया जाता है। तो 1 से 5 में 60 से अधिक नामांकन होने पर इस प्रकार की कार्रवाई है। 6 से 8 का नामांकन 150 से अधिक होने पर प्रत्येक 35 पर एक अतिरिक्त अध्यापक L2 का दिया जाता है। इसके साथ ही माध्यमिक वगैरह के भी नियम हैं इनमें दिए गए हैं। इसके साथ ही कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और नियम आपको बता देते हैं जो इसमें समायोजन के दौरान मुख्य रूप से जो है फॉलो किए जाते हैं। मंत्रालय व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए भी मानदंड है, जिसमें नामांकन ही मुख्य रूप से आधार है। तो वो विद्यालय का स्तर माध्यमिक है 6 से 10 के नामांकन के आधार पर है, तो उनके लिए 100 तक में LDC 1 होता है मंत्रालय कर्मचारी, 101 से 500 तक LDC 1 UDC या OA की पोस्ट होती है, 501 से 1000 तक में LDC 1 और UDC या OA की 2 पोस्ट हो जाएगी, 1000 से अधिक में 2 LDC 2 रहेंगे, UDC या OA की 2 पोस्ट रहेगी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी है तो 1-1 है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। ये 6 से 10 का है मानदंड। इसके साथ ही विद्यालय स्तर उच्च माध्यमिक की बात करें 6 से 12 के नामांकन पर आधारित है, जिसमें 100 तक में एक LDC 1 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, 101 से 500 तक LDC 1 और UDC या OA की 1 पोस्ट रहेगी, 4th क्लास 2 रहेंगे,
501 से 1000 तक LDC एक रहता है, एक UDC या OA के 2 पोस्ट रहेंगी। 4th क्लास जमींदार की पोस्ट रहेगी। इसके साथ ही 1000 से अधिक पर LDC की 2 पोस्टें, UDC और OA की 2 पोस्टें रहेगी दोनों में से। मंत्रालय कर्मचारियों के भी इस प्रकार से है। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के तहत संचालित विद्यालयों के लिए मानदंड इस प्रकार है इसमें कि कक्षा 1 से 5 तक अंग्रेजी माध्यम के लिए अध्यापक L1 के 5 पद दे होंगे। संविदा भर्ती से सहायक अध्यापक लेवल प्रथम लगाए जाने पर उतनी ही संख्या में अध्यापक लेवल प्रथम के पद कम कर दिए जाएंगे। इसके साथ ही कक्षा 6 अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ होने पर अध्यापक L2 के 2 पद अंग्रेजी व विज्ञान गणित दे होगा। संविदा भर्ती से कोई सहायक अध्यापक लेवल द्वितीय अंग्रेजी विज्ञान गणित जो भी है लगाए जाने पर उस विषय के अध्यापक लेवल द्वितीय के पद भी कम कर दिए जाएंगे। 8वीं अंग्रेजी माध्यम में आरंभ होने पर प्रधानाचार्य उच्च माध्यमिक विद्यालय का पद दे होगा। 9वीं अंग्रेजी माध्यम में प्रारंभ होने पर निम्नलिखित पद दे होंगे। 9वीं में जैसे वरिष्ठ अध्यापक के 6 पद हो जाएंगे। वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक 1 होगा, पुस्तकालय अध्यक्ष का 1 पद, प्रयोगशाला सहायक का 1 पद और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का 1 पद और कंप्यूटर शिक्षक का यहाँ L1 L2 का 1 पद दिया जा सकता है। इसके साथ पूर्व प्राथमिक बाल वाटिका कक्षा संचालन वाले विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के 2 पद दे होंगे। महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में मंत्रालय कर्मचारियों के भी नियम है। वरिष्ठ सहायक 1 है, कनिष्ठ सहायक 1 है, सहायक कर्मचारी 3 है। कक्षा 9 का अंग्रेजी माध्यम संचालन शुरू होने पर, 8 का शुरू होने पर और अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में आरंभ होने पर 1 पद, कक्षा 9वीं अंग्रेजी माध्यम में आरंभ होने पर शेष 2 पद दे होंगे। इसके साथ ही नामांकन के अनुसार अतिरिक्त विषय अतिरिक्त संख्या आरंभ किए जाने पर व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक के पद हिंदी माध्यम विद्यालय के लिए तय मानदंड अनुसार सर्जित कम किए जाएंगे। अब बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा विभाग राजस्थान का 28 मार्च 2019 का ये ऑर्डर, जिसमें और भी क्लियरिफिकेशन किया गया है। शैक्षणिक स्टाफ के पदों का विद्यालय आवंटन, समानीकरण या जो समायोजन करना है, पदस्थापन, उसके दिशा निर्देशों के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट नियम्स है जो एक एक करके हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बता देते हैं कि पदों का निर्धारण व समानीकरण की कार्रवाई प्रथम वर्ष जो की गई थी 2016-17 में, वह तत्पश्चात प्रत्येक 2 वर्ष में की जानी थी। ऐसा नियम रखा गया। भविष्य में प्रत्येक 2 वर्ष में की जाएगी और पदों की गणना जो है रियल टाइम नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा। तो पहले तो ये भी नियम है कि रियल टाइम का जो नामांकन है, चाहे वो करंटली जो भी सेशन है उसके अनुसार जिस माह स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पुनर्निर्धारण हो उस पूर्व माह की अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जाएगा। इसके साथ यदि स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल पुनर्निर्धारण मई, जून, जुलाई माह में किया जाता है तो पूर्व सत्र के अंतिम नामांकन को आधार मानकर किया जाएगा। जून जुलाई से भिन्न अन्य माह में कोई स्टाफिंग पैटर्न का पोर्टल निर्धारण या पुनर्निर्धारण होता है तो पूर्व माह की अंतिम तिथि के नामांकन को आधार रखा जाएगा। अब सरकार के ऊपर है कि ये जो नियम है इसके अकॉर्डिंग जो भी नामांकन लेती है उसके अकॉर्डिंग आगे की समायोजन की कार्रवाई होगी। अब प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय के संस्था प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक कार्य के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक का पद भी स्वीकृत किया जाएगा। जिले में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालय को वरिष्ठ अध्यापक का पद निम्नानुसार प्रक्रिया से आवंटित भी किया जाएगा। वरिष्ठ अध्यापक का पद जो उच्च प्राथमिक हेडमास्टर के रूप में दिया जाता है उसमें अलग अलग जो है नियम रखे गए हैं, जिसमें नवकर्मोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक द्वितीय श्रेणी के पद सामान्य 50% है और आधे 50% जो 50% है वो सामाजिक विज्ञान विषय के आवंटित किए जाएंगे। और 150 से अधिक के जो नामांकन वाले प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें संस्था प्रदान के लिए स्वीकृत वरिष्ठ अध्यापक का विषय सामाजिक विज्ञान का भी होगा। अब बात करें तो नियमों की, तो अध्यापक L1 के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय पदों का निर्धारण किस अनुसार होता है, तो प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक 3rd ग्रेड लेवल 1 के पदों का निर्धारण RT प्रावधानों के अनुसार जो 1 से 5 का नामांकन है उसके आधार पर किया जाएगा। प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक संचालित में RT प्रावधानों के अनुसार 1 से 50 से अधिक नामांकन हो जाता है तो वहाँ संस्था प्रधान हेड टीचर के कार्य के लिए एक वरिष्ठ अध्यापक सामाजिक विज्ञान का पद भी दे होता है। अन्य प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक संचालन में संस्था प्रधान का जो कार्य करता है वो वरिष्ठतम अध्यापक कोई प्रबोधक द्वारा संपादित किया जाता है। और विद्यालय में अध्यापक प्रबोधक के कार्य नहीं होने की स्थिति में संस्था प्रधान का कार्य वरिष्ठतम कार्मिक द्वारा संपादित किया जाता है। जिन विद्यालयों में संविदा कार्मिक होते हैं जैसे शिक्षाकर्मी, वरिष्ठ, अति वरिष्ठ शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर है, ट्रेनिंग कार्य है, वहाँ अध्यापक 3rd ग्रेड लेवल 1 के पद के स्थान में संविदा कार्मिक का पद दिया जाएगा। यदि विद्यालय में कार्य संविदा कार्मिकों की संख्या विद्यालय के नामांकन के आधार पर स्वीकृत अध्यापक 3rd ग्रेड लेवल 1 के पदों की संख्या से ज़्यादा है तो विद्यालय में कार्य अतिरिक्त संविदा कर्मियों को भी अधिशेष किया जाकर पद सहित निकटतम विद्यालय में स्थानांतरित किया जाएगा। बात करें तो सरप्लस अध्यापक शैक्षणिक कार्मिकों अवसर निम्न वरीयता क्रम में अन्य विद्यालय में पदस्थापित किया जाए। सबसे पहले उसी ग्राम पंचायत स्थित विद्यालय में रिक्त स्वीकृत पद पर ग्राम पंचायत स्थित मानदंड अनुसार समायोजन नहीं होने पर उसी पंचायत समिति के अन्य ग्राम पंचायत स्थित विद्यालय में स्वीकृत पद, फिर वहाँ पर भी समायोजन नहीं होने पर जिले की अन्य पंचायत समिति में विद्यालय में स्वीकृत पद पर, और इसके अनुसार समायोजन नहीं होने पर अंतिम में उसी संभाग अन्य जिले में से प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद पर है। इसके साथ ही जिले की वरीयता सूची के क्रमानुसार अधिशेष कार्मिक काउंसलिंग के समय जिस ग्राम पंचायत के विद्यालय से अधिशेष हुए थे उसी ग्राम पंचायत के अन्य विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद पर चयन किया जाएगा। क्रमानुसार अपने समायोजन पदस्थापन करेगा। यदि उस ग्राम पंचायत के विद्यालय में बिंदु संख्या 1 के अनुसार कहीं पर भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं है तो उसी
अपने ब्लॉक की अन्य ग्राम पंचायत के विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद पर चयन क्रमानुसार किया जाएगा पदस्थापन के लिए। और यदि अपने ब्लॉक के सभी विद्यालयों में बिंदु संख्या के क्रमानुसार कहीं भी रिक्त पद उपलब्ध नहीं है तो उसी समय वह जिले के किसी भी ब्लॉक के विद्यालय में उपलब्ध रिक्त पद पर क्रमानुसार अपने समायोजन पदस्थापन कर सकेगा। संबंधित पद लेवल विषय के संविदा कार्मिक, विशेष शिक्षक, प्रबोधक व अध्यापक थर्ड ग्रेड की काउंसलिंग के लिए अलग अलग वरीयता सूची तैयार की जाएगी। काउंसलिंग आयोजित करने का क्रम जो है संविदा कार्मिक क्रम ये रहेगा कि संविदा कार्मिक सबसे पहले, फिर विशेष शिक्षक, प्रबोधक, अध्यापक थर्ड ग्रेड एंड में रहेगा। काउंसलिंग आयोजित करने का क्रम बिंदु इस प्रकार रहेगा। शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड को काउंसलिंग प्रक्रिया में प्रारंभिक शिक्षा व माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय के शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड के रिक्त पदों को प्रदर्शित करते हुए क्रमानुसार पदस्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य किसी तरह से अधिशेष कार्मिकों अन्य विद्यालय में शालादर्पण पोर्टल पर उपलब्ध काउंसलिंग प्रक्रिया द्वारा समायोजित करके पदस्थापित किया जाएगा। इसके साथ ही स्वीकृत पदों के निर्धारण व अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का चिन्हीकरण की कार्रवाई की जाएगी। शैक्षणिक अधिशेष कार्मिकों और रिक्त पदों वाले अन्य विद्यालय में समायोजन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में सर्जित या रिक्त तृतीय श्रेणी अध्यापकों के पदों को भरने के लिए शिक्षा विभाग का जो नियम है, प्रारंभिक शिक्षा में शिक्षा सेवा नियम 6D का नियम है, उसके तहत सेटअप परिवर्तन राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा नियम 1971 के तहत शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में नियुक्त अध्यापकों की वर्तमान पदस्थापित जिले में कार्यगण तिथि की वरीयता अनुसार मिश्रित सूची तैयार करके प्रारंभिक शिक्षा द्वारा शालादर्पण पोर्टल से तैयार कर जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से पदस्थापन समायोजन की कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग के आदेश के अकॉर्डिंग जारी किए गए हैं। इसके तहत कार्रवाई पूर्ण करने के उपरांत माध्यमिक शिक्षा के विद्यालय में कार्यरत पंचायती राज सेटअप के वे शिक्षक जिनका सेटअप परिवर्तन नहीं हुआ है उन्हें पंचायती राज विभाग में वापस जो है भेजा जाएगा, वो आ जाएंगे। इन सभी कार्मिकों का पंचायती राज विभाग के प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय में रिक्त पदवश समायोजन पदस्थापन किया जाएगा। यहाँ बात हो रही है 6D की लेकर नियम की। इसके अतिरिक्त शून्य नामांकन वाले विद्यालयों के शिक्षक कार्मिकों का समायोजन पदस्थापन भी प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के उक्त अनुसार रिक्त पदों पर किया जाएगा। इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण बात करें तो पंचायती राज सेटअप के अधिशेष कार्मिक शिक्षकों का पदस्थापन केवल ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाएगा और इनके लिए काउंसलिंग होती। काउंसलिंग में जो 40% से अधिक दिव्यांग है, रोग से पीड़ित अभी उनको प्राथमिकता दी जाती है। वर्तमान मूल पद विषय पर जिले में कार्यक्रम तिथि है। फिर विद्या परिता महिला है, महिला अभ्यर्थियों शेष अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है। और पदस्थापन जो अनुपस्थित रहते हैं काउंसलिंग में तो परामर्श में जो L1 L2 के हैं अनुपस्थित रहने पर काउंसलिंग प्रक्रिया समाप्त होने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जो रिक्तियाँ शेष रहती है शेष रहे पद पर पदस्थापन उनको दे दिया जाता है और कैंप के दिन ही। और इसके अलावा जो किसी भी इस परिस्थिति में शून्य नामांकन वाले विद्यालय पदस्थापन समायोजन नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही नियम है कि सुनिश्चित किया जाए कि पदस्थापन समायोजन की प्रक्रिया के पश्चात कोई भी विद्यालय शून्य नामांकन वाला विद्यालय को छोड़कर शिक्षक में न हो। विद्यालय के सभी अध्यापक शैक्षणिक कार्मिकों विभाग के नियम अनुसार अन्य विद्यालय में समायोजन पदस्थापन होने की स्थिति में विद्यालय के कनिष्ठतम कार्मिक को तब तक कार्यमुक्त नहीं करना है जब तक विद्यालय में अन्य कार्मिक समायोजन पदस्थापन स्थानांतरित कार्यगण न करे। इसके साथ ऐसे प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय जिनका एकीकरण मर्ज हो गए हैं, क्रमोन्नति हो गई है, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो चुका है, उनमें अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन पदस्थापन माध्यमिक शिक्षा विभाग के ही विद्यालय में रिक्त पदों पर समायोजन के पश्चात शेष रहे अधिशेष शैक्षणिक कार्मिकों का समायोजन पदस्थापन प्राथमिक शिक्षा के पंचायती राज विभाग के विद्यालय में किया जाएगा। कुल मिलाकर इस प्रकार से शिक्षा विभाग के जो 6D बुक हैं स्टाफिंग पैटर्न के 3B 3A की कार्रवाई के जो नियम हैं समायोजन के नियम तय किए गए हैं। बात करें तो अभी जो फिलहाल है समायोजन स्टाफिंग पैटर्न किया जा रहा है इसके ये काफ़ी नियम तय किए गए हैं। और 6D की बात करें तो 6D में सरकार जो है प्रारंभिक वालों को माध्यमिक में डाल देती है और ये 6D के तहत कार्रवाई की जाती है। फिलहाल अब सरकार के ऊपर है, सरकार जो है ये कार्रवाई कर रही है समायोजन की। तो इसमें मुख्य रूप से तो जो कर्मोन्नत विद्यालय हुए हैं वहाँ पर सरप्लस ज़्यादा है। इंग्लिश मीडियम में जो कर्मोन्नत हुए हैं वहाँ पर सरप्लस ज़्यादा है, यानी नामांकन के अकॉर्डिंग जो अधिशेष रह रहे हैं सरप्लस हो रहे हैं उनको जो है अन्य विद्यालय में लगाया जाएगा। अब 6D की कार्रवाई इसके पश्चात की जा सकती है। स्टाफिंग पैटर्न होगा, पदों का सृजन होगा, इस प्रकार से संपूर्ण कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे। और भी कई प्रकार की समस्याएं हैं उनको लेकर आप कमेंट कर सकते हैं और इसी वीडियो में